नंबर 101 है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी? बताइए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है वह कहां पर हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा कि बौद्ध संगीतियों से सिर्फ 4 ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, कब हुई थी, दूसरा कहां पर हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, और अध्यक्षता कौन कर रहा था। ये 4 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो कहां पर हुई थी अगर पूछे तो राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और पूछे कब हुई थी, तो हमारे जो भगवान बुद्ध थे उनके महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, यानी कि 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। उसके कुछ ही दिनों बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीत जो है आयोजन हुआ इसका। मगध नरेश अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में इसका आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप। याद रखिएगा, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसका उद्देश्य क्या था अगर बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य था भगवान बुद्ध के उपदेश जो हैं उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। क्या उद्देश्य था? भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। याद रखिएगा दोस्तों। और अगर पूछे कहां पर हुई थी, आपको बता ही दिया है, राजगृह में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में हम लोगों ने जान लिया, कब हुई? 483 ईसा पूर्व। दूसरा कहां पर हुई? तो राजगृह। और तीसरा उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप कर रहा था। याद रखिएगा, महाकश्यप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, यानी कि 102 और 2 में मैं प्रश्नों को 2 या 3 करके बोलूंगा, याद रखिएगा, और मैं 102 नहीं बोलूंगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक कौन थे? बताइए, मार्गदर्शक कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों आप सभी को पता है चंद्रगुप्त के गुरु या मार्गदर्शक जो थे वह थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। और दोस्तों चाणक्य की सहायता से ही, और एक और, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनके और किस नाम से जाना जाता है सॉरी। तो चाणक्य, इनका दूसरा नाम कौटिल्य। इनकी जो है सहायता से इन्होंने जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, कौन था? धनानंद, सॉरी, जो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था उसको पराजित करके जो है इन्होंने मगध की गद्दी प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से पूछे तो चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 103, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? बताइए, अशोक के शिलालेख जो हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? दोस्तों अशोक के शिलालेख जो हैं वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया उनके शिलालेखों में, लेकिन उनकी जो भाषा तो प्राकृतिक ही थी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बताइए, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बताइए, अशोक के जो शिलालेख थे उनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था उनके शिलालेखों में, लेकिन भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन अलग अलग जो उनके शिलालेख थे उसमें लिपियों का अंतर था। कई जगह पर जो है क्या बोलते हैं उसको, खरोष्टी लिपि थी, कई जगह पर ब्राह्मी लिपि थी, अधिकांश जो है उनके ब्राह्मी लिपि में ही है, और कई जगह पे खरोष्टी लिपि थी। उसके बाद आरामी और यूनानी लिपियों में भी लिखा गया, लेकिन उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? तो प्राकृतिक ही थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 104, गुप्त काल में भूमिदान को क्या कहा जाता था? बताइए, गुप्त काल में जो है ब्राह्मणों को और धार्मिक संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि थी उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्रहार शब्द का मतलब था भूमिदान, और ये कब किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थानों को दान में दी जाती थी। इसका नाम था अग्रहार, बोलते थे उसको। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 105, कालिदास किस काल से संबंधित थे? बताइए, कालिदास जो थे वह किस काल से संबंधित थे? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे 4 प्रश्न बनेंगे। कालिदास जो है किस काल से संबंधित थे? तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। किससे? गुप्त काल से। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर भी बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। तीसरा है, कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी इनकी फेमस रचना है मेघदूत, मेघदूतम। 2 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरी मेघदूतम। गुप्त काल से संबंधित थे ये। स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का। कालिदास को दूसरा नाम या दूसरे नाम से पुकारा जाता था, भारत का शेक्सपियर भी बोला गया है। और ये सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे हमारे कालिदास। तो ये किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 106। ह्वेनसांग भारत किस शासक के समय में आया था? बताइए, ह्वेनसांग जो था वो भारत किस शासक के समय में आया था? तो दोस्तों वह आया था राजा हर्षवर्धन के शासन में आया था। किसके? राजा हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग जो है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखिएगा चीनी यात्री था। ये आया था हर्षवर्धन 7वीं सदी में। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत आया था और लगभग 15 वर्षों तक यह भारत में रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी और हर्षवर्धन के जो धार्मिक सम्मेलन हुए, जैसे कन्नौज का सम्मेलन और प्रयाग का सम्मेलन, उसमें भी इसने भाग लिया था। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसको CU की बोलते हैं, CU की। दोस्तों बहुत डीप है, इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद रखने वाली बात है, CU की बोलते हैं इसके यात्रा वृत्तांत को, याद रखिएगा। और ह्वेनसांग कहां का था? चीनी यात्री था। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 107। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी कि 7वीं सदी में, 7वीं सदी में जो है कौन सा धर्म प्रमुख था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म प्रमुख था। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है अपने चरम पर था और वह प्रमुख था। दोस्तों जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने क्या किया था? ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। याद रखिएगा, जो ये हर्षवर्धन थे, सबसे पहले ये भगवान शिव के उपासक थे, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने जो है हर 5 साल में, एक और याद रखने वाली बात है, हर 5 साल बाद जो है ये प्रयाग में एक महामोच महामोच परिषद का आयोजन करते थे। और यहीं पे आपने कहानी सुनी होगी, यहीं पे जो है ये अब अपना जो है सब कुछ दान कर देते थे। आपने सुना होगा हर्षवर्धन जो है अपना सब कुछ दान कर देते थे। तो कहां? 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद जो है प्रयाग में, कहां पर? प्रयाग में जो है अपना सब कुछ महामोच परिषद का जो है आयोजन करते थे और यहीं पर अपना सब कुछ जो है वो दान कर देते थे। याद रखिएगा, ह्वेनसांग का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो महायान शाखा को अपनाया था, संरक्षण उसका किया था इन्होंने। महायान शाखा का 2 शाखाओं में बढ़ गई थी, याद है आपको? तो महायान शाखा का जो है इन्होंने संरक्षण किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों हम डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि हो सकता है प्रश्न जो है इसमें से थोड़ा घुमा दे। तो अगर आपको डिटेल से चीजें पता होंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अगर इस बाई चांस ये वाले प्रश्न को मान लिया आपने, अगर उसने ऐसे ना पूछा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था, उसने अगर ऐसे पूछ लिया कि जो है महामोच परिषद जो है इसका जो आयोजन है वो कहां पर होता था, तो मैंने अब डिटेल में आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया कहां पर होता था, प्रयाग में। इसलिए मैं डिटेल में बताता हूं, इसलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 108। अरबों का भारत पर
पहला आक्रमण किसने किया था बताइए। सॉरी, प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अरबों में से जो है किसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, प्रश्न ये होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण किया था लगभग 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था और सिंध के राजा दाहिर को हराकर इसने सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों आपको 2-3 नाम और याद होंगे, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। इन्होंने इसके बहुत बाद आक्रमण किया है, लगभग 300-400 साल बाद जो है भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वह भारत पर सफल आक्रमण किया था अरबों में से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 109। दिल्ली सल्तनत में चालीसा किससे संबंधित थी। दोस्तों चालीसा शब्द सुनकर आपको हनुमान चालीसा याद आ रहा होगा, लेकिन नहीं, ये चालीसा जो है इल्तुतमिश ने अपने जो प्रशासन को मजबूत करने के लिए बनाया था। और ये चालीसा को तुर्काने चहलगानी भी बोलते हैं। इसमें 40 वफादार तुर्क गुलाम यानी कि जो सरदार हुआ करते थे उनका समूह था। तो यह अमीर वर्गों का समूह था, याद रखिएगा। 40 अमीर वर्गों का जो है ये समूह था, जो चालीसा था। चालीसा को ही तुर्काने चहलगानी बोलते थे, याद रखिएगा। चालीसा शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां, इल्तुतमिश, तुर्काने चहलगानी, याद रखिएगा। 40 वफादार इसमें अमीर गुलाम थे यानी कि सरदार थे, याद रखिएगा। और अमीर वर्गों का था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 110। सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था, बताइए। सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे मैं बताऊं। सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बेटे को अयोग्य मानते हुए, मतलब अपने बेटे को मानते थे कि वो योग्य नहीं है गद्दी के, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को, किसको, रजिया सुल्तान को जो है अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया था। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम था जब पहली बार कोई महिला जो है वह सुल्तान या शासक के रूप में नामित की गई थी, याद रखिएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कोई मध्यकालीन भारत में पहली ऐसा कोई कदम था जब कोई महिला जो है वह उत्तराधिकारी या सुल्तान के रूप में नामित की गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद थोड़े दिनों तक जो है रखुनदीस फिरोज जो था वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद ही रजिया ने जो है सत्ता संभाली थी। तो ये बहुत बड़ा कदम था इल्तुतमिश का जब उन्होंने अपनी बेटी को रजिया सुल्तान को जो है गद्दी सौंपी थी, तो याद रखिएगा, इसलिए ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 111। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, बताइए। अभी मैंने आपको बताया इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था, गुलाम वंश, तो याद रखिएगा रजिया भी गुलाम वंश से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 112। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किसके द्वारा कराया था, बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हो जाता है ये कि इसी के बाद जो है विंध्याचल पर्वत पार करने वाला ये पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने विजय प्राप्त की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कराने वाला मतलब किसके द्वारा कराया था, तो ये कराया था मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत में जाकर देवगिरी, वारंगल, होयसल और वदुरे जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को पराजित किया था और वहां से अपार धन, बहुत सारा धन जो है लूटकर दिल्ली लाया था। और इसी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने जो है विंध्याचल पर्वत पार कर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो किसके द्वारा, मलिक काफूर द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, दिल्ली का एक पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों सीरियल वाइज हम चल रहे हैं, शुरू से लेकर, मतलब प्राचीन भारत का तो नहीं है इसमें पार्ट, लेकिन मध्य भारत से लेकर हम लोग किसी आधुनिक भारत की तरफ चल रहे हैं, तो आपको जिसमें याद करने में कठिनाई ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 113 है हमारा, तुगलक काल में तांबे की मुद्रा किसने चलाई थी। दोस्तों तांबे की मुद्रा तुगलक काल में, दोस्तों तुगलक काल में तांबे की मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी।
किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। दोस्तों लगभग मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1320 के बाद से था, 1330 ईस्वी के करीब में। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो है चांदी के स्थान पर, पहले जो है सिक्के कैसे थे, सांकेतिक मुद्रा जो थी वो चांदी के सिक्के थे, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्कों में, चांदी के सिक्के थे तो इसने क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। लेकिन ये मुद्रा, इसकी जो ये नीति थी ये बहुत खराब हो गई, क्योंकि क्या हुआ, लोगों ने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिए, जिससे जो है अर्थव्यवस्था इसकी खराब हो गई थी। यह फिलहाल थोड़े दिन के लिए था और इसकी असफल हुआ था, ये इसका ये जो प्लान था ये असफल हो गया था, तांबे की मुद्रा। तो याद रखिएगा, तांबे की मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग 1320 ईस्वी के करीब हैं अभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 114, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वह कहां पर थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। कहां पर? हम्पी। हम लोग अभी कहां पहुंचे? 1336 ईस्वी के करीब हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, किसने? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और उन्होंने अपनी राजधानी जो है किसको बनाया? हम्पी को। वर्तमान में ये कहां पर है? अगर हम्पी बात करें तो ये लगभग कर्नाटक के करीब है। कर्नाटक, जहां पर इस समय कर्नाटक है वहीं पर हम्पी हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 115, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? बताइए, जो कृष्णदेव राय थे वह किस वंश के शासक थे? बताइए, कृष्णदेव राय वह किस वंश के शासक थे? तो तुलुव वंश के शासक थे। किसके? तुलुव वंश के। 1509 के करीब ईस्वी के करीब की बात है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 116, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किन के बीच हुआ था? बताइए, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध आपको पता है 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं किसके किसके बीच बात करूं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो दोस्तों यह है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब? 1556 की बात चल रही है इस समय। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ये कब हुआ? 1556 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। याद रखिएगा, अकबर हेमू। अकबर नाम के थे सिर्फ, लेकिन ये 16 वर्ष के थे क्योंकि उस टाइम में, और इनके जो सेना नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? बैरम खान। बैरम खान, इनके बीच इनका सेना जो है ये संभाल रहे थे बैरम खान। ये 16 वर्ष के थे लेकिन नाम इन्हीं का था। तो बैरम खान यानी कि अकबर और हेमू के बीच, हेमू कौन था? अफगान शासक आदिल शाह सूरी का सेनापति था हेमू, इनके बीच हुआ था। और अकबर ने ये जीत इसमें हासिल की थी, और इसी से जो है फिर से, क्योंकि इनके पिताजी जो थे, कौन थे इनके पिताजी? उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताओ। अकबर के पिताजी, तो उनकी जो असफलताएं थी, यानी कि वो तो दारू पीते थे और उनकी सीढ़ियों से गिरने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जो है इनका जो ये था साम्राज्य था इनका, वो विनाश की तरफ जाने लगा था। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में क्या हुआ, इस युद्ध में यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जब हुआ अकबर और हेमू के बीच, तब ये जीत हासिल हुई अकबर को। उसी से क्या हुआ, इनका साम्राज्य फिर से जो है सही होने लगा था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 117, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के को प्रचलित किया था? बताइए, शेरशाह सूरी जो था उसने किस सिक्कों को प्रचलित किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसने जो है रुपया को प्रचलित किया था। दोस्तों मध्यकाल में, ये बात है 1540 के करीब की, मध्यकाल में जो है 1540 में भारतीय मुद्रा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार हुए, जिसमें शेरशाह सूरी ने जो है लगभग 178 ग्रेन, ये मैं लिखूंगा नहीं, 178 ग्रेन वजन का चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया बोला गया। क्या बोला गया? रुपया। आधुनिक भारतीय रुपया जो है हमारा, इस समय जो रुपया चल रहा है वो इसी का विकसित रूप है, इसी रुपये का विकसित रूप है। और उन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए जिसे दाम बोला जाता था। शेरशाह सूरी ने जो है तांबे के सिक्के चलाए जिसको दाम बोला जाता था, और इसने चांदी के सिक्का चलाया जिसे रुपया बोला गया। और आज का रुपया जो है इसी का आधुनिक रूप है। तो याद रखिएगा, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 118, मुगल काल में जजिया कर जो है
किस पर लगाया जाता था, जो जजिया कर था वह किस पर लगाया जाता था। तो दोस्तों मुगल काल में जो है गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिमों पर जो है सुरक्षा कर टाइप का था ये, और ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। और इसमें क्या था, सबसे पहले जो है से अकबर ने जो है 1564 में, अकबर ने 1564 में इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब जो था शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने 1679 में जो है इसे फिर से पुनः लागू कर दिया था। तो 1564 में अकबर ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। 1679 में क्या हुआ कि जो औरंगजेब था उसने इसे फिर से लागू कर दिया, और ये किससे लिया जाता था, जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उन सुरक्षा कर के रूप में जो है ये लिया जाता था, उनकी यानी कि सुरक्षा करेंगे हम तुम्हारी अगर तुम ये टैक्स देते हो, ऐसा कुछ सिस्टम था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 119, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था, बताइए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो है किसकी स्मृति मतलब याद में कराया था, तो वो कराया था मुमताज महल की याद में। याद रखिएगा मुमताज महल का जो रियल नेम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, और इनकी मृत्यु के बाद जो है आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसको बनने में लगभग 22 साल लगे थे, और इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न ये जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, कहां बनवाया था, आगरा में। किस नदी के किनारे अगर स्थित पूछे तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुमताज महल, इनका रियल नेम जो था वो अर्जुमंद बानो बेगम था, याद रखिएगा। और ये जो इसकी जो शुरुआत है वो लगभग 1632 ईस्वी में इसके बनने की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 120, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। औरंगजेब की मृत्यु जो है वह कब हुई, तो 1707 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो तेजी से स्टार्ट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 121, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, बताइए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है वह किसे बनाया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें थी वो भारत में मजबूत होने लगी थी। और ये प्लासी का युद्ध अगर पूछे हुआ कब था, तो 23 जून 1757 में हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो नेतृत्व कर रहे थे, एक तरफ जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वो थे। दोस्तों सिराजुद्दौला के जो सेनापति था वो मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर। इसने जो है गद्दारी कर दी थी, और इसने जो है अंग्रेजों की तरफ मिल गया था ये, और इसने ही मतलब सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और इसका राइट आंसर भी यही होगा कि जो है जब सिराजुद्दौला को इसने मरवा दिया और वादे के मुताबिक ही इसी को जो है कठपुतली नवाब बना दिया गया बंगाल का। तो याद रखिएगा ये कठपुतली नवाब था, इसके हक में कुछ नहीं था, जो वो लोग कहते थे वो यही करता था। तो मीर जाफर जो है इसने गद्दारी की और इसको ही प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब भी बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 122, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब प्राप्त हुए, बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को कब प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए जो 1764 का बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध, इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में जो है अंग्रेज जीत गए थे। और इसी युद्ध के बाद जो हमारी संधि हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि भी आपसे पूछता है पेपर में कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी, 12 अगस्त 1765 को।
इसी संधि के तहत मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, यानी कि दीवानी अधिकार क्या होते हैं, जो टैक्स वसूलने के अधिकार होते हैं, राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने के अधिकार होते हैं, इन्होंने अंग्रेजों को दे दिए थे। क्या? अंग्रेजों को दे दिए थे टैक्स वसूलने के अधिकार। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिले अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि में इन्होंने क्या किया, जो है अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया था हार के बाद। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहीं से, क्योंकि ये जो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, इसी से ही अंग्रेजों के पैर जो है मजबूत होने लगे थे भारत में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 123, भारत में प्रथम जनगणना जो है वह कब हुई थी? बताइए, प्रथम जनगणना जो है भारत में कब हुई थी? तो वह हुई थी 1872 में। दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई। हालांकि अगर आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि नियमित या पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी भारत में, पहली बार नियमित या पूर्ण रूप से पूछ ले अगर, तो वो हुई थी 1881 में। याद रखिएगा 1881 में। इस टाइम जो है लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, कार्यकाल में 1881 में जो है पूर्ण और नियमित तरीके से जनगणना हुई। और इसी के बाद 1881 के बाद ही जो है हर 10 साल में जनगणना शुरू हो गई थी। तो याद रखिएगा, नियमित तरीके से पूछ ले अगर, पूर्ण रूप से, नियमित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, तो 1881 से। भारत में प्रथम जनगणना सिंपल तरीके से पूछ ले तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 124, आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी अगर पूछ ले तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी अगर आपसे पूछ ले तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी अगर पूछ ले तो 1875 में। कहां की थी? मुंबई में की थी। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 125, थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो प्रमुख नेता थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई 1875 में। कब हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में। मैडम क्वावत्स्की और कर्नल आल्कोट जो थे, आल्कोट ने की थी। लेकिन भारत में से जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? एनी बेसेंट को जाता है जी। इन्होंने ही 1893 में, ये मतलब भारत आई 1893 में, ठीक है, याद रखिएगा 1893 में भारत आई। 1898 में इन्होंने क्या किया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहां पर? बनारस में। याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। बाद में ही जो हमारा इस टाइम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, जो हमारा BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यही है वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही रही 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो अध्यक्ष थी वो रही 1917 में, यही सबसे पहली रही। और इसकी अगर स्थापना की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो कब हुई? 1885 में। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 126, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, जो होम रूल आंदोलन था वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वह शुरू हुआ था 1916 में। दोस्तों स्वराज्य यानी कि स्वशासन, भारत में स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल की मांग के लिए 1916 में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। पहली लीग जो है बाल गंगाधर तिलक ने कब? अप्रैल 1916 में शुरू की। दूसरी कब? दूसरी की एनी बेसेंट ने शुरू की। ये कब की? सितंबर 1916 में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 होम रूल लीग जो है शुरू की गई। एक पहली हुई जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की,
पुणे में, और दूसरी जो ही एनी बेसेंट ने शुरू की सितंबर 1916 में मद्रास में, याद रखिएगा। और तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक ने इसी के दौरान जो है अपना प्रसिद्ध नारा जो उनका है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसी दौरान अपना नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 127, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था बताइए। जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का भारत में, याद रखिएगा। और ये बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती, जो इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। सबसे पहला इनका महात्मा गांधी का भारत में आंदोलन था, सत्याग्रह था पहला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछ ले कब किया था, तो ये कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था ये 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 128, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित है बताइए। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अहमदाबाद में हड़ताल जो है यह मजदूर कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे, इन्होंने जो फ्लैग बोनस था इनको मिलता था जो, और उन्होंने मालिकों ने क्या किया था, इस बोनस को बंद करना चाहते थे मालिक इनके। लेकिन जब मजदूरों ने इसे जारी रखने की मांग की और इसके साथ साथ गांधी जी जो थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी पहली जो है भूख हड़ताल यहीं पर की थी, पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल यहीं पर की थी, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। और इसी मांग को लेकर ये जो मालिकों ने इनकी मांग जो है वो मान ली और जो मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि भी की गई थी। उसी टाइम में 35% की वृद्धि की गई थी और पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल जो है इसी हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए की थी मजदूरों के साथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 129, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था बताइए। दांडी मार्च जो है वह कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 में, कब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो है, और दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह बोलते हैं, दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह बोलते हैं। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने दांडी, जो गांधी जी थे वो दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं और इसी के साथ जो है देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 130, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किए गए थे बताइए। जो गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला 1930 में, दूसरा 31, 32, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों। तीनों हुए कहां पर, लंदन में। किस लिए हुए, संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी ने दूसरे वाले यानी कि 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है इन्होंने भाग लिया था। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण आज के वीडियो में सिर्फ 30 प्रश्न, इसके 20 और प्रश्न आपको अगले यानी कि कल के वीडियो में मिल जाएंगे, इसके अगले पार्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।